कुछ देर में बस ठीक हो जाती है और शिमला के लिए निकल जाती है। सुहानी और युवराज खामोशी से बस में बैठे थे। सुहानी बहुत उदास थी। एक एक करके जो सच उसके सामने आता जा रहा था वो उसे अंदर से झकझोर रहा था। सुहानी के मन में अभी भी 1000 सवाल थे जिन्हें पूछने की वो हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। सुहानी खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या उस साय को खत्म करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता? क्या उसे कैद करने के लिए सच में युवराज सर को? इससे आगे की बात सोचकर ही सुहानी की रूह कांप रही थी। यही सब सोचते हुए सुहानी की आंख लग जाती है और वो एक सपना देखती है। सपने में सुहानी अपने बचपन का एक इंसिडेंट देख रही थी। सुहानी अपने घर में बैठी पढ़ाई कर रही थी। शायद वो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी जो उससे नहीं बन रहा था। इस वजह से वो इरिटेट हो गई थी। सुहानी को परेशान देख उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा? सुहानी शिकायत भरी आवाज में कहती है, पापा मैं कब से इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बन ही नहीं रहा है। सुहानी के पापा मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पेन लेते हैं और बिना फॉर्मूला के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सुहानी हैरानी से अपने पापा को देखते हुए कहती है, पापा ये आपने कैसे किया? सुहानी के पापा मुस्कुराकर उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। हमें बस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होता है, बस फिर काम बन जाता है। उसके पापा की ये बात सुहानी के कानों में गूंजने लगती है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। नींद से जागते ही सुहानी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। युवराज अब तक सुहानी को ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही सुहानी की आंखें खुलती हैं, वो अपनी नजरें सुहानी से हटा लेता है। अब बस शिमला पहुंचने ही वाली थी। सुहानी युवराज की तरफ देखती है और कहती है, युवराज सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको साय से आजाद करवा कर ही रहूंगी। युवराज चिढ़कर सुहानी से कहता है, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? युवराज के इस सवाल का सुहानी कोई जवाब नहीं देती, वो बस मुस्कुरा देती है। युवराज समझ जाता है कि सुहानी क्या कहना चाह रही है। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और फिक्र साफ देख सकता था। युवराज सुहानी से कुछ कहने ही वाला था, तभी बस शहर के अंदर आ गई। युवराज जानता था कि शहर के अंदर वो साया कहीं भी हो सकता था, इसीलिए वो आगे कुछ नहीं कहता। सुबह के 4 बजे शिमला के बस स्टैंड पर बस रुकती है। फाइनली युवराज और सुहानी शिमला पहुंच गए थे। युवराज बस से बाहर निकलता है। बस स्टैंड पर युवराज को लेने के लिए उसका ड्राइवर आया था। युवराज ड्राइवर से कार की चाबी लेता है और उसे जाने के लिए कह देता है। कार कीज लेकर युवराज सुहानी के पास जाता है, जो अभी अभी बस से उतरी थी। युवराज सुहानी से कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल तक ड्रॉप कर देता हूँ। सुहानी युवराज को मना करते हुए कहती है, नहीं मैं चली जाऊंगी। वो इरिटेट होकर खुद से कहता है, ये लड़की कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती। युवराज अपनी बात जोर देते हुए कहता है, इतनी सुबह तुम्हें यहाँ हॉस्टल जाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सुहानी बेफिक्री के साथ कहती है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं चली जाऊंगी। सुहानी की जिद से युवराज को गुस्सा आने लगा था। सुहानी की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी और इतनी सुबह वहां जंगली जानवर भी बाहर घूमते थे। युवराज जानता था कि सुहानी से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अब तक वो सुहानी की जिद को अच्छे से जान गया था। वो बिना कुछ कहे उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। युवराज का ये मूव इतना फास्ट था कि सुहानी को जब तक समझ आया तब तक वो युवराज की बाहों में आ गई थी। सुहानी नर्वस होकर कहती है, युवराज सर आप। वो इतना ही कह पाती है
तभी युवराज सुहानी को अपनी बाहों में उठा लेता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी हैरानी से आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। युवराज सुहानी को बाहों में लिए सामने देख रहा था, जबकि सुहानी की नजरें युवराज पर थी। उसने खुद को संभालने के लिए युवराज के कंधे को पकड़ा हुआ था। युवराज का चेहरा इस वक्त हमेशा की तरह शांत था, लेकिन सुहानी उसकी बढ़ती जा रही धड़कनों को महसूस कर सकती थी। अपनी कार के पास पहुंचकर युवराज कार की डोर खोल देता है और सुहानी को अंदर बैठा देता है। सुहानी को कार में बैठने के बाद युवराज उसकी सीट बेल्ट लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब चुपचाप बैठी रहो। सुहानी कुछ नहीं कह पाती। युवराज उससे दूर हो जाता है और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। युवराज के दूर होने पर सुहानी एक चैन की सांस लेती है। युवराज अपनी कार स्टार्ट करता है और उसे हॉस्टल की तरफ बढ़ा देता है। पूरे रास्ते सुहानी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। सुहानी युवराज के कुछ कहने से पहले ही सीट बेल्ट निकालकर कार से बाहर चली जाती है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। युवराज ग्लास नीचे करके सुहानी से कहता है, अब अंदर जाओ और जब तक सुबह ना हो जाए बाहर मत निकलना। सुहानी अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, नहीं, पहले आप जाओ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज मन ही मन कहता है, ये कभी एक बार में मेरी बात नहीं मानेगी। युवराज कार आगे बढ़ा देता है और सुहानी उसे वहां से जाते देखती रहती है। युवराज भी इस वक्त साइड मिरर से सुहानी को देखते हुए वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाने के बाद सुहानी हॉस्टल की तरफ मुड़ती है, लेकिन तभी उसे किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़का भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहा था। देखने में वो लड़का 23-24 साल का लग रहा था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से डरकर भाग रहा है। ये वही लड़का था जो इस रात यशवंत दीवान की बालकनी में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। कुछ ही देर में वो लड़का हॉस्टल के पास पहुंच जाता है और वहां आकर उसकी स्पीड कम हो जाती है। सुहानी उस लड़के के पास जाकर उससे कहती है, तुम ठीक हो ना? वो लड़का पीछे देखते हुए जवाब देता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। सुहानी उस लड़के को गौर से देखती है। उसके हाथ में एक कैमरा था। सुहानी कहती है, क्या तुम जर्नलिस्ट हो? सुहानी की बात सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं जर्नलिस्ट नहीं तो। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज से सुहानी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके मन में ख्याल आता है कि शायद ये लड़का रात में उस विशिंग वेल के आसपास ही था और उसने कुछ डरावनी चीज देखी है, लेकिन ये उसे कुछ बताना नहीं चाहता। सुहानी कुछ सोचते हुए उस लड़के से कहती है, वैसे तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का सुहानी से कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। वो अभी भी डरा हुआ था। सुहानी समझ गई थी कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। उसे जानना था कि ये लड़का आखिर किस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सुहानी उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहती है, ओह हाय रोहित, मेरा नाम सुहानी है, मैं भी सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ती हूँ। रोहित फेक स्माइल के साथ कहता है, ओह। रोहित अभी भी काफी घबराया हुआ लग रहा था और बार बार अपने रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। सुहानी रोहित से पहचान बनाने की कोशिश करना शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि उसे रोहित से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सुहानी हॉस्टल के पास ही खड़े होकर कुछ देर रोहित से कुछ बातें करती है। रोहित सुहानी से बातें तो कर रहा था,
लेकिन बार बार उसकी नजर पीछे सड़क पर जा रही थी। रोहित हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। रोहित तेजी से वहां से चला जाता है और सुहानी उसे देखती रह जाती है। इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। कुछ देर बाद सुहानी की नींद एक जानी पहचानी आवाज से खुलती है। ये आवाज निशा की थी। सुहानी निशा को देखकर बहुत खुश होती है और फौरन उठकर उसे गले से लगा लेती है। निशा भी सुहानी को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। लैंडस्लाइड के बाद से निशा सुहानी को लेकर काफी डरी हुई थी। निशा बिना देर किए सुहानी से कहती है, हमें उस विशिंग वेल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिली है। निशा की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है। सुहानी क्यूरियस होकर निशा से कहती है, तुम्हें वहां उस विशिंग वेल के बारे में क्या पता चल गया? निशा बेड पर लेटते हुए कहती है, वो मैं तुम्हें शाम को बताऊंगी। सुहानी परेशान होकर कहती है, नहीं, मुझे अभी जानना है। निशा कहती है, सुहानी, हम बहुत दूर से आए हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम को विवेक से मिलकर इस बारे में बात करेंगे। सुहानी आगे जिद नहीं करती और निशा को आराम करने देती है। शाम हो चुकी थी। जैसा कि निशा ने कहा था, निशा, विवेक और सुहानी एक कैफे में मिलते हैं। विवेक के हाथ इस बार इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लगी थी कि वो उसे सुहानी को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड था। कैफे में कॉफी और सैंडविच ऑर्डर करने के बाद तीनों की बातचीत शुरू होती है। सुहानी उन दोनों से कहती है, अब तुम लोग कुछ बताओगे भी या बस सस्पेंस ही बनाकर रखोगे? निशा कुछ कहने ही वाली होती है, तभी विवेक उसे टोकते हुए कहता है, इस बार ये सीक्रेट मैं रिवील करूंगा। निशा इरिटेट होकर कहती है, ठीक है, तुम ही बताओ। अब सुहानी से रहा नहीं जाता। वो चिढ़ते हुए कहती है, अब तुम लोग बता रहे हो या मैं जाऊं? सुहानी की बात सुनकर विवेक कहता है, ओके सुहानी, जब हम लैंडस्लाइड से बचकर निकले थे तब हमारी बस एक गांव में रुकी थी। उस गांव में हम एक तांत्रिक से मिले थे। वहां के लोगों का कहना था कि वो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। ये देखकर मैंने भी एक चांस मार लिया कि शायद उनसे हमें उस विशिंग वेल की भूतनी के बारे में कुछ पता चल जाए। एंड गेस व्हाट, हमें उसके बारे में क्या पता चला? विवेक की बात पूरी होते ही सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्या? विवेक आगे कहता है, उस तांत्रिक ने हमें बताया कि वो साया एक श्रापित आत्मा है जिसे किसी ने जागृत किया है और उसे लोगों को मारने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए ही उसका शरीर मिलता है। मतलब मेरा शक सही था। कौन सा शक? सुहानी विवेक से पूछती है। जवाब में विवेक बस 2 शब्द कहता है, पद्मिनी सिंघानिया। ये सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवेक का कहना भी गलत नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि जिस रात उस विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता था, उसके अगले दिन पद्मिनी शहर में दिखाई देती थी। सुहानी यही सोच रही थी, तभी निशा विवेक से कहती है, हमें अभी पद्मिनी पे सिर्फ शक है, बिना प्रूफ के तुम इतनी बड़ी बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? और हाँ, जो हमें उस गांव में मिले थे वो अघोरी थे ना कि तांत्रिक। और उन्होंने ये कहा था कि पहले ऐसा होता था कि लोगों के मरने के बाद एक दिन के लिए उस आत्मा को अपना शरीर मिल जाता था। अभी क्या होता है ये हम नहीं जानते। निशा की बात सुनकर विवेक कहता है, अरे ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना, कुछ दिन रुको, तुम्हें प्रूफ भी मिल जाएगा। सुहानी निशा और विवेक को युवराज के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसे लगता है कि सच्चाई जानने के बाद उन दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच विवेक सुहानी को अपने गले में बंधा हुआ रुद्राक्ष दिखाकर कहता है, सुहानी, ये देखो, अघोरी ने मुझे और निशा को ये रुद्राक्ष दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये हमारे गले में होगा वो साया हमारे पास भी नहीं आ सकता। सुहानी चौंकते हुए कहती है, क्या? सच में? क्या वो रुद्राक्ष निशा और विवेक को उस साए से बचा पाएगा? क्या ये तीनों दोस्त मिलकर सच का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। अपना सर हिला देता है
और फिर वो उदास होकर कहता है, सॉरी सुहानी, हमने कोशिश की लेकिन तुम्हारे लिए ये नहीं ला पाए। विवेक की आवाज में अफसोस था। सुहानी कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। निशा अपनी चेयर से उठते हुए कहती है, चलो फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। वो तीनों कैफे से बाहर आ जाते हैं और हॉस्टल की तरफ चल पड़ते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। कई दिनों के बाद सुहानी, निशा और विवेक आज कॉलेज आए थे। वो तीनों क्लास अटेंड करने के बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे। लाइब्रेरी में बिल्कुल खामोशी थी। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। तभी सुहानी एक किताब लेने के लिए लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर पर जाती है। 2nd फ्लोर में सिर्फ किताबें थीं। वहाँ ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। साथ ही लाइब्रेरी के कोने की लाइट्स खराब हो गई थी। सुहानी उसी कोने में फ्लैश लाइट की मदद से कुछ बुक्स ढूंढ रही थी। तभी उस बुक शेल्फ पर एक परछाई तेजी से गुजर जाती है। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो अपने आसपास देखते हुए कहती है, कौन था यहाँ? तभी सुहानी की नजर लाइब्रेरी के खिड़की पर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे खिड़की से उसे कोई देख रहा हो। लाइब्रेरी के उस सन्नाटे में ये सब बहुत डरावना लग रहा था। तभी अचानक से एक काला साया तेज हवा के झोंके की तरह सुहानी के करीब आता है और उसके शरीर को छूता हुआ निकल जाता है। सुहानी डरकर चीख पड़ती है। उस साए के जाने के बाद सुहानी के दाहिने हाथ में एक अजीब सा दर्द होता है। जब वो अपने हाथ को देखती है तो उसके हाथ से खून बह रहा था और उस पर किसी जानवर के पंजे का निशान बना हुआ था। अगले ही पल वो साया पीछे से आता है और सुहानी को छू कर चला जाता है। एक बार फिर सुहानी की गर्दन पर उसी तरह पंजे का निशान बन जाता है। इसके बाद वहां सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुहानी ये सब देखकर बहुत डर गई थी। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद निशा और विवेक के पास जाकर बैठ जाती है। सुहानी को इस बारे में किसी से बात करना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो निशा और विवेक से कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद वो तीनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर सुहानी की नजर युवराज पर जाती है, जो मिस्टर यशवंत दीवान के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा था। विवेक उसे देखकर कहता है, सब इस वक्त कॉलेज से घर जा रहे हैं, लेकिन युवराज सर अपने पापा के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ क्यों जा रहे हैं? निशा जवाब देती है, अरे कॉलेज के पीछे जो खंडर है ना, उसे मैनेजमेंट खरीद कर कॉलेज कैंपस को और बड़ा करने वाली है। उसी सिलसिले में आज ट्रस्टीज की प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है। इस पर सुहानी कहती है, फिर तो पद्मिनी सिंघानिया को भी इस मीटिंग के लिए आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आई? अरे क्योंकि कल पुराने रोड पर किसी का मर्डर नहीं हुआ ना, विवेक जवाब देता है। सुहानी और निशा उसे अजीब सी नजरों से देखते हैं। विवेक आगे कहता है, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? कुछ तो गलत है उसके साथ। जिस दिन उस रोड पर मर्डर होता है, उसके अगले ही दिन वो आ जाती है। निशा भी विवेक की बात से सहमत होकर कहती है, यार विवेक बोल तो सही रहा है। सुहानी ने भी इस बात को नोटिस किया था, लेकिन वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कहती। वो तीनों वहीं खड़े होकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ देखते रहते हैं। कुछ देर बाद कॉलेज कैंपस में एक बड़ी सी ब्लैक कार आकर रुकती है और उसमें से पद्मिनी सिंघानिया बाहर निकलती हैं। ये देखकर विवेक, सुहानी और निशा हैरान रह जाते हैं। विवेक को तो ये देखकर जैसे सदमा ही लग गया था। पद्मिनी अपनी कार से निकलकर कैंपस के अंदर जाने लगती है। जैसे ही पद्मिनी सुहानी, निशा और विवेक के पास से गुजरती है, वो एक नजर सुहानी को देखती है। उसकी नजर सुहानी के गर्दन और हाथ के निशान पर जाती है, जिसे अब तक निशा और विवेक ने भी नहीं देखा था। उसे देखकर पद्मिनी आगे बढ़ जाती है। पद्मिनी के वहां से जाने के बाद विवेक कहता है, कल रात तो उस रोड पर कोई मौत ही नहीं हुई,
तो फिर आज ये पद्मिनी सिंघानिया कॉलेज कैसे आ गई? विवेक की बात पूरी होते ही सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर पद्मिनी सिंघानिया वो साया नहीं है तो फिर वो साया कौन है? वो तीनों अपनी आंखों में हजार सवाल लिए वहां खड़े रह जाते हैं। रात के 2 बजे थे। उस गहरी अंधेरी रात के बीच आज भी पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। वहां इतनी खामोशी थी कि हवाओं के चलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। वहीं विशिंग वेल के पास सफेद कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। वो लड़की बिना पल के झपकाए एकटक विशिंग वेल को ही देख रही थी। अगले ही पल विशिंग वेल के अंदर से वो साया बाहर आ जाता है। उस साये के बाहर आने पर भी वो लड़की अपनी जगह से नहीं हिलती। वो साया उस लड़की के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। अब उस लड़की का दम घुटने लगा था, जिससे वो छटपटाने लगी। कुछ देर उस लड़की को तड़पाने के बाद वो साया उसे विशिंग वेल के अंदर फेंक देती है और वहां उस लड़की की चीख गूंजने लगती है। ये देखते ही सुहानी की नींद टूट जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो घबराई हुई अपने आसपास देखती है और डर से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। सुहानी इस वक्त अपने कमरे में नहीं बल्कि हॉस्टल से काफी दूर सड़क पर खड़ी थी। अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि वो पुरानी रोड की तरफ बढ़ रही है। सुहानी घबराते हुए खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सच नहीं हो सकता। मैं पक्का सपना देख रही हूँ। ये कहकर सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, इस उम्मीद में कि जब वो आंखें खोलेगी तो खुद को अपने बेड पर पाएगी। लेकिन ये कोई सपना नहीं था, वो सच में जंगल के बीचों बीच उस रोड पर थी। ये सब देखकर सुहानी काफी डर जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अब किस तरफ जाए। तभी वो देखती है कि उससे कुछ मीटर दूर कोई रोड पर खड़ा है। अंधेरे में सुहानी ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन गौर से देखने पर उसे समझ आता है कि वहां एक लड़की खड़ी है। उस अंधेरी रात में सुहानी को उस लड़की के सफेद कपड़े और उसके काले लंबे बाल ही दिख रहे थे। वो लड़की धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ रही थी। सुहानी उस लड़की का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो उसे काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। अगले ही पल वो लड़की सुहानी के ठीक सामने आ जाती है। सुहानी इतना डर गई थी कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। सुहानी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, कौन हो तुम? वो लड़की आगे बढ़कर अपना चेहरा सुहानी के बिल्कुल पास ले आती है। सुहानी अभी भी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो लड़की आगे बढ़कर अपना चेहरा सुहानी के कान के पास ले जाती है। डर से सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो लड़की सुहानी से कुछ कहने ही वाली थी, तभी एक हाथ सुहानी के हाथ को पकड़कर एक झटके में उसे पीछे पलट देता है। इस बार सुहानी की चीख निकल जाती है और वो चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। हे रिलैक्स, आई एम रोहित। सुहानी के सामने से आवाज आती है। ये आवाज सुहानी को कुछ जानी पहचानी सी लगती है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि उसके सामने एक लड़का हाथ में टॉर्च लिए हुए खड़ा है। सुहानी को अपना चेहरा दिखाने के लिए वो लड़का टॉर्च अपने चेहरे पर फोकस करता है। सुहानी अपने सामने खड़े रोहित को देखकर थोड़ी शांत होती है। वो फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब वहां वो लड़की नहीं थी। सुहानी हैरानी से एक बार अपने पीछे देखती है और एक बार रोहित की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित रियल है या वो लड़की रियल थी। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो सपना देख रही है या फिर ये सब सच है।
सुहानी हकलाते हुए रोहित से कहती है, वो लड़की कहाँ गई? रोहित कंफ्यूज होकर कहता है, कौन सी लड़की? सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, तुमने देखा नहीं, यहाँ सफेद कपड़ों में एक लड़की थी, वो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। रोहित कहता है, मुझे लगता है कि तुम नींद में चलते हुए यहाँ तक आ गई हो और तुम कोई सपना देख रही थी। रोहित के ऐसा कहने पर सुहानी उससे बहस नहीं करती, लेकिन वो जानती थी कि जो भी उसने देखा वो सपना तो नहीं था। सुहानी रोहित से कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सुहानी के सवाल से रोहित थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, मैं बस नाइट वॉक के लिए आया था। सुहानी उसके रिस्ट वॉच पर टॉर्च फोकस करते हुए कहती है, रात को 3 बजे तुम नाइट वॉक पर आए हो? ये सुनकर रोहित और डर जाता है। सुहानी आगे कहती है, मुझे पता है तुम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लेकिन रात में यहाँ घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम अपने घर जाओ। रोहित कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, रोहित, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हो। रोहित अपने बचाव में कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सुहानी उसे रोकते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। रोहित के कई बार कोशिश करने पर भी सुहानी उससे कन्विंस नहीं होती। आखिर हार कर वो सुहानी से कहता है, ओके फाइन, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। सुहानी ये बात पहले से ही जानती थी, इसीलिए उसे इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। रोहित आगे कहता है, कुछ दिन पहले यहाँ एक लड़के की लाश मिली थी जिसका नाम रोशन था। वो मेरा भाई था। मैं जानना चाहता हूँ कि उसे किसने मारा। सुहानी कुछ नरमी के साथ कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन इस जंगल में बहुत से राज छुपे हैं। यहाँ ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जिनसे हम लड़ नहीं सकते। कुछ महीने पहले यहाँ 2 और जर्नलिस्ट आई थीं। उनमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनकी तरह तुम भी अपनी जान खतरे में मत डालो। रोहित क्यूरियस होकर कहता है, क्या तुम मिस सीमा और मिस मैरी को जानती हो? सुहानी जवाब देती है, मिस मैरी को तो नहीं, लेकिन मिस सीमा को मैं जानती हूँ। वो हमें अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बता रही थी कि तभी उनकी तबीयत खराब हो गई और उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें यहाँ से ले गए। रोहित कुछ देर सोचता है। अब तक वो समझ गया था कि सुहानी इस बारे में काफी कुछ जानती है और उसकी काफी मदद कर सकती है। रोहित सुहानी से कहता है, क्या तुम इस इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद करोगी? सुहानी भी इस बारे में और जानना चाहती थी। वो कहती है, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रोहित कहता है, कैसी शर्त? सुहानी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, यही कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। रोहित कहता है, ठीक है। वो अपने आसपास देखते हुए आगे कहता है, अब हमें चलना चाहिए। अगर इतनी रात को कोई हमें यहाँ देखेगा तो गलत समझेगा। रोहित और सुहानी हॉस्टल की तरफ बढ़ जाते हैं। वो दोनों बातें करते हुए रोड पर चल रहे थे। तभी उनके सामने एक कार आकर रुक जाती है। कार की हेडलाइट उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी, इसलिए वो ड्राइवर को देख नहीं पा रहे थे। इतनी रात को इस तरह किसी कार का रास्ते में रुकना उन दोनों को काफी अजीब लग रहा था। वो जानना चाहते थे कि कार में कौन है। तभी कोई कार से बाहर निकलकर हेडलाइट के सामने खड़ा हो जाता है। अब रोहित और सुहानी उस इंसान को देख पाते हैं और उस इंसान को देखकर वो घबरा जाते हैं। उनके सामने इस वक्त युवराज खड़ा था, जो गुस्से से सुहानी को देख रहा था। क्या सुहानी को फिर से युवराज के गुस्से का सामना करना पड़ेगा?
क्या रोहित की मदद से सुहानी सच की तरफ बढ़ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।